A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर गुड. आज 7 अक्टूबर 2020 है, दिन है वेंसडे. और डियर फ्रेंड्स, डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट. राइट, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई आपका प्लान है, चाहे ये स्टडी का प्लान हो, बिजनेस का प्लान हो, इट डजेंट मैटर. राइट, चाहे एक्सरसाइज या फिर हेल्थ का गोल हो, मेडिटेशन के कोई अपने गोल्स, वट एवर इट इज़, डोंट वेट फॉर दैट राइट मोमेंट. When I say right moment, I mean to say right situation, right, to be more precise. कि जब मेरे पास एक अच्छा सा कंप्यूटर होगा, जब मेरे पास एक अच्छा सा डेस्क होगा, जब मेरे पास एक अलग सा कमरा होगा, तब मैं अपनी पढ़ाई जो है वो करूँगा. डोंट वेट फॉर दैट थिंग. राइट, आज जो भी हैं, अगर आज जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उनको आप 100% यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपके पास कितने भी लेटेस्ट गैजेट्स और डिवाइसेस क्यों ना आ जाएं, आप उसको नहीं यूज़ कर पाए. इट्स ऑल अबाउट हैबिट. यू सी, टूल्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आज जो टूल्स आपके पास हैं, जो भी चीज़ें हैं, जहां पर भी हैं, आप मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. सिंपल इज़ दैट. डियर फ्रेंड्स, कल मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर दिस लेक्चर. तो मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए. आई विल ट्राई. मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ. आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड 6 अक्टूबर का जो लेक्चर है वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ट्राई पूरी करूँगा कि मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूँ. राइट, और डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस भी डिलीवर किए जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा दैट आई एम नॉट जस्ट अ सीनियर फैकल्टी के साथ साथ आई एम ऑल्सो ए चैनल डायरेक्टर एट स्टडी IQ एजुकेशन. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट्स वेरी वाइड एंड बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन. स्टडी IQ की टीम ने मिलकर डियर फ्रेंड्स एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स जो हैं ये सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. 8 अक्टूबर 2020 तक EMI की ऑफर भी अवेलेबल हैं. तो इस स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, EMI के ऑफर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन. आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक. एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. अगर वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. रेगुलर स्टूडेंट्स, लेट मी एश्योर यू, कल से फिर से आज आई एम फीलिंग लिटिल बिट ओके, बट आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द एंड ऑफ द डे आई वुड बी फीलिंग मच बेटर. तो होपफुली कल से, जैसे पिछले कुछ समय से आपको 9 बजे के आसपास जो वीडियो मिल जाता था, तो ऐसे ही कल से फिर से बैक टू नॉर्मल चीज़ें हो जाएगी. तो हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं. ग्रेप्स ऑफ रॉथ. एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स के हाथरस में क्या हुआ, इसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कशन कर ली थी, इज़न्ट इट. एक प्रश्न जो है, आज हम यहाँ पर कुछ अलग व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, और ये आर्टिकल भी ऐसा ही है. अभी उत्तर प्रदेश में एक आउटक्राई, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो विरोध. आई एम श्योर नॉट जस्ट इन उत्तर प्रदेश, अलग अलग हम आप भी, मैं भी इंडिविजुअल लेवल पर, भले ही हम सड़कों के बाहर ना निकलें, लेकिन किसी के साथ बात करते हुए, किसी के साथ डिस्कशन करते हुए, सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग जगहों पर हमने भी अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट तो हम कर ही रहे हैं. राइट, ऐसी चीज़ तो कौन बर्दाश्त कर पाएगा कि महिलाओं की सेफ्टी जो हैं उसका नामो निशान ना हो. और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बहुत बहुत गलत हैं. सबसे पहले तो हमें प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाहिए कि ऐसे केसेस रजिस्टर इन द सेंस कि ऐसे केसेस जो हैं वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही ना बने. किसी की ऐसी हिम्मत ही ना हो पाए कि वो ऐसा करने के बारे में सोच सकें. फर्स्ट थिंग, तो प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर वट एवर रीज़न, अगर कुछ भी हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का रेप हो जाता है, तो उसके बाद उसका डिटेक्शन के बाद पूरी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी पूरी प्रोसेस
में से एज स्मूथली एज पॉसिबल ये केस चलना चाहिए, और जल्द से जल्द जो भी दोषित व्यक्ति हैं, जो निर्दोष हैं, उनको बाइज्जत बरी भी करना चाहिए, और जो दोषित हैं उनको जो भी रूल बुक में सज़ाएं लिखी हुई है वो सज़ाएं मिलनी चाहिए। इसलिए ये एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। आप दुनिया के किसी भी, इसके लिए आपको पीएचडी या फिर मास्टर्स लेवल तक की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, राइट। किसी ने किसी के साथ बुरा किया, पहले तो ऐसा समाज हम निर्माण करें जिसमें ऐसी चीज़ें ना हों। अगर ऐसा हो जाता है, राइट, तो न्याय जो है उसकी डिलीवरी एज क्विकली एज पॉसिबल होनी चाहिए। ये हाथरस वाला जो केस है, और ऑफ कोर्स ये केस अपने आप में एक बहुत ही उससे विचित्र केस हैं। जो लड़की है उसकी ज़ुबान काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तो कैसे हैवान होंगे ये लोग। बट द थिंग इज़ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दिया कि ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है कि यहाँ पर इस लड़की का रेप हुआ हो। हमारे पास कोई भी, हमें जो स्पर्म के सीमेन है, सैंपल्स जो हैं वो नहीं मिले हैं। ऐसा पुलिस ऑफिसर ने अपना एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था। फिर एक दूसरी चीज़ देखिए कि मल्टीपल केसेस जो हैं, पुलिस केसेस उत्तर प्रदेश में फाइल किए गए हैं, और ये किसके खिलाफ हैं? ये उन सारे लोगों के खिलाफ हैं जो इस केस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब अपोजिशन पार्टी का भी अधिकार है, एनजीओज़ का अधिकार है, मेरा आपका, हम सब का अधिकार है कि ऐसी चीज़ों का हम विरोध करें, ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रोटेस्ट जो हैं वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से इस केस को हैंडल किया है या फिर हैंडल किया जा रहा है, इसको लेकर लोग जो हैं वो खुश नहीं थे, और कहीं ना कहीं इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा। आपको पता होगा कि कोर्ट्स जो हैं उनके पास ये पावर है जिनको हम कहते हैं सुओ मोटू। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट को ऐसा, कोर्ट के ध्यान में ऐसी कोई चीज़ आती है जो समाज में या फिर सोसाइटी में गलत हो रही है, तो कोर्ट जो है वो वेट नहीं करेगी किसी के केस कि कोई केस फाइल करे और उन तक वो चीज़ें पहुँचे। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्टिव हो सकती हैं। कोर्ट कह सकती हैं कि ये जो चल रहा है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये चीज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है। ऑफ कोर्स जिन लोगों का नाम इस लड़की ने दिया था तो उनको अरेस्ट किया गया है, और एफआईआर जो हैं अब उसमें गैंग रेप हुआ है ऐसा इंक्लूड किया गया है। तो प्रश्न जो है सबसे बड़ा वो ये है, मेरे दिमाग में ये आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनका नाम प्रशांत कुमार है आई थिंक, और ये एडिशनल डीजीपी की पोस्ट पर हैं। अगेन फैक्ट्स जो हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बट आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस आईपीएस ऑफिसर हैं। अब आप सोचिए कि उनके बयान में उन्होंने जो कमेंट की उसमें वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये कोई चीज़ें नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है रेप के। उस टाइम पर वो ये भी कह सकते थे कि हम इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें थोड़ा और वक्त दीजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा मीन्स उसके बदले में उन्होंने रेजिस्ट किया कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो फाइनली एफआईआर जो फाइल हुई है उसमें गैंग रेप मेंशन किया गया है। वहाँ की सरकार ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डिज़ाइन की, लोगों ने विरोध किया। अब चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को भूल जाइए, राइट। हर एक राज्य में एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। जब भी कोई केस जो है वो बड़ा हो जाता है, राइट, तो सीबीआई की डिमांड होती है। अब पहला प्रश्न, सीबीआई में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस देश के हैं? वो भारत के ही हैं। किस राज्य से आते हैं? देश के अलग अलग राज्यों से ये लोग सीबीआई में सिलेक्ट होते हैं। तो अब अगर इन लोगों को आपने राज्य सेवाओं में से ही पिकअप किया है, यहाँ से ही आपने उनको अपॉइंट या फिर सिलेक्ट किया है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि हम स्टेट लेवल पर ये जो सीआईडी हैं, सीआईडी आई एम नॉट श्योर कि सीआईडी के पास कितने काम होंगे,
राइट, क्योंकि सीआईडी के बारे में बात तो होती है लेकिन सीआईडी के ऊपर इतना कोई भरोसा नहीं करता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, और व्हाट आई एम ट्राइंग, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि राज्य सेवाओं में से ही आपने लोगों को सिलेक्ट करके सीबीआई में रखा है। इसका मतलब यह है कि टैलेंट की या फिर राइट लोगों की हमारे देश में शॉर्टेज नहीं है। अगर हम सीबीआई क्रिएट कर सकते हैं और सीआईडी वीक हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लोग वीक हैं। हमारे पास अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। इससे पहले की डिस्कशन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर यूके की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एक तरफ जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन टीम वाले लोग मिलेंगे जो सिविल कपड़े पहन रहे होते हैं, और दूसरे जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में है, यूनिफॉर्म सर्विस का पार्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन वाले जो पुलिस वाले हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अलावा कुछ नहीं करेंगे, दे विल फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन। तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशंस, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस कर करके वो मास्टर बन चुके हैं, एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो सीबीआई जो हैं, हर बात पर सीबीआई के दरवाजे खटखटाने से तो अच्छा है कि हम हमारे ही राज्यों में, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में ऐसे एक इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स को बनाएं जो इसमें एक्सपर्ट हो, जो नेचुरली कुछ आप एग्ज़ाम्स और ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति जो है वो इन्वेस्टिगेशन में अच्छा है, तो फिर उनकी ट्रेनिंग हो और फिर उनको बस वही काम दिया जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन करते रहें, सीखते रहें, चीज़ों थियरीज बनाएं, दूसरे लोगों को सिखाएं और ये पूरा कल्चर हम डेवलप करें। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन ये जो पूरा एक मीडिया का जो एक अटेंशन है, ये सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों के बारे में अनफॉर्चुनेटली डिस्कशन नहीं होती। ये सारी चीज़ें इसके सॉल्यूशंस हैं इन माय ओपिनियन। The use of penal provisions relating to sedition and conspiracy, and the projection of a theory that all protests and political activity against it constitute a plot to overthrow the government. इसके बारे में और बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी या फिर आप सेडिशन के सरकार विरोधी कार्य आपने किया है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं अभी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइल किए हैं। तो क्या लोग अगर विरोध करते हैं ऐसी गलत चीज़ों का, तो उनके ऊपर इस प्रकार के इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। एक ही चीज़ है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इमेज को बदलना चाहती हैं या फिर अपनी इमेज को सुधारना चाहती हैं, इस पर्टिकुलर केस को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो परिवारजन हैं उन परिवारजनों की देखभाल करें, राइट, उनकी हेल्प करें, और इसी के साथ साथ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी समझें और उनके व्यू पॉइंट्स भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करें। वैंक्विशिंग वायरसेस 2020 का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है वो डिक्लेयर हो चुका है। हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन एंड चार्ल्स एम राइस, इन 3 साइंटिस्ट्स को हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इनका नाम जो है वो 2020 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में घोषित किया गया है। ये जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़, ये जो हेपेटाइटिस सी जो है, वायरल ओरिजिन है इसका, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऑफकोर्स आपको पता होगा, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न जो हैं वो कई प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि हेपेटाइटिस सी बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, एक्सेट्रा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इट इज़ वायरस से होना है, इट्स ए वायरल डिजीज़। ओके, फिलहाल हमारे इस युग में आप कह सकते हैं, इस दुनिया में SARS-CoV-2 का कहर है। पिछले 9 महीने से बहुत सारे साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट्स हैं, वो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये जो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है ये हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया है, तो अपने आप में ये एक बूस्ट होगा, राइट, इट विल बूस्ट देयर मोरल। अब यहाँ पर अटेंशन पे कीजिए। देयर वर्क, द नोबल स्टेटमेंट सेड, कैरेक्टराइज्ड दिस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस टू बी ए डिस्टिंक्ट क्लिनिकल एंटिटी। ये जो हेपेटाइटिस सी है वो अपने आप में एक अलग क्लिनिकल एंटिटी है। ये चीज़ इन तीनों साइंटिस्ट्स के काम ने प्रूव की, और ये भी बताया कि इट इज़ कोज्ड बाय एन RNA वायरस। ये जो वायरस है ये
फ्लेवी वायरस फैमिली का एक पार्ट है जिसको हम HCV कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर से ही आपको एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल के हेपेटाइटिस सी को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को एनालाइज कीजिए और राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। तो ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि इट इज़ कोज्ड बाय एन RNA वायरस, राइट। ये फ्लेवी वायरस फैमिली का एक पार्ट है, राइट। फिर ये दो स्टेटमेंट और नीचे दिया गया होगा ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट, ओनली सेकंड वन इज राइट, दोनों राइट हैं, या फिर नाइदर वन नो टू के दोनों रॉन्ग हैं। तो आपको ऐसी डिटेल्स जो हैं वो ध्यान में रखनी है। In fact, it was for the discovery of hepatitis B virus and the development of the first generation HBV vaccine that Baruch Blumberg, whom the young Alter collaborated with, was awarded 1976 Medicine Nobel. ये HBV का जो पहला वर्जन है, उसके बाद ये जो B हेपेटाइटिस B है, और उसके बाद ये जो हेपेटाइटिस C HCV जो है, इससे ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। ये एक लिवर में होने वाला डिजीज़ है और ये ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है या फिर होता है। WHO का जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट है उससे HBV और HCV के बारे में ये बताया है कि 1.34, तो हम बात कर रहे हैं 13 लाख जितने लोग जो हैं, 13,40,000 जितने लोग हर साल, या फिर 2015 में सिर्फ 2015 की बात करें तो 13,40,000 जितने लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी इस HBV और HCV की वजह से। और ये 1990 से अगर आप आंकड़ा देखें तो ये 63% ज़्यादा है। TB के साथ साथ, या फिर TB से थोड़ा कम, लेकिन एड्स से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस HBV और HCV की वजह से मरते हैं। ये सारी डिस्कवरीज जो हुई है उससे हम ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे, इस वायरस को भी एलिमिनेट कर पाएंगे होपफुली। लेकिन ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है फॉर HCV, ये एक इंस्पिरेशनल मैसेज है जो साइंटिस्ट आज SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस के ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम श्योर फ्यूचर में उनको भी, जो भी इसको तोड़ेगा, जो भी इसका एक तोड़ निकालेगा, तो उनको डेफिनेटली नोबेल पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए, इज़न्ट इट। मूविंग ऑन, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो बात हम कर रहे थे उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले की हमारे डिस्कशंस में भी मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या बड़े बड़े जो पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े जो फॉल्ट्स हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। तो आप उन फॉल्ट्स को, उन पॉइंट्स को याद कीजिए। आपके लिए ये प्रश्न भी हो सकता है कि लिस्ट कीजिए वे सारी खामियाँ जो आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखने को मिलती हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो पूरी एक चेन है, आप कह सकते हैं कि क्राइम होता है, पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट करती हैं, रिपोर्ट्स बनाती हैं, रिपोर्ट्स के बाद ये कोर्ट में फ़ाइल किए जाते हैं, वकील हैं, जजेस हैं, और फिर फाइनली डिसीजन जो है वो लिया जाता है, राइट। तो ये पूरी एक सिस्टम हो गई या फिर एक चेन हो गई। अब दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल, चलिए दुनिया की बात छोड़ते हैं, हम हमारे देश की बात करते हैं। तो भारत में कानून कौन बनाता है? भारत में कानून सरकार बनाती है। और इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी को कौन कंट्रोल करता है या फिर करती है? तो सरकार ही करती है। इन्वेस्टिगेटिव CBI हो, CDI हो, CID हो या फिर पुलिस हो, हर कोई सरकार के तहत ही काम करता है, इज़न्ट इट। हमारे देश में पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, CBI भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे उनके ऊपर भी आपको उनको भी जवाब देना पड़ता है होम मिनिस्ट्री को, इज़न्ट इट। तो कानून भी आप बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन भी आप करेंगे। तो इससे सिर्फ हमारे देश में नहीं, बहुत सारी डेमोक्रेसीज में ये हुआ है कि क्राइम क्या है वो डिफाइन भी सरकार करती है, और सिलेक्टिवली कौन सी चीज़ें सीवियर हैं, कौन सी चीज़ें सीवियर नहीं हैं, वो भी तय सरकार करती है। क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे एक छोटी सी चोरी क्यों ना हो, चाहे एक मर्डर हो, रेप हो, और एक छोटी सी चोरी, क्राइम इज़ क्राइम। इसकी सज़ा जो है वो अलग अलग हो सकती है। एक बहुत ही अच्छी किताब है जिस किताब का नाम है द फोर्ज्ड कूपन। गांधी जी की ये फेवरेट स्टोरी थी या फिर ये फेवरेट बुक थी।
लियो टोल्स्टॉय की ये बुक है। जब भी आपको फ्यूचर में वक्त मिले तो डेफिनेटली इसको पढ़िएगा। इसमें मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अचानक मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया कि मुझे ये आपके साथ तो शेयर करना चाहिए कि एक छोटी सी बात जो है, एक छोटा सा गुस्सा, एक पिताजी ने अपने बेटे के ऊपर ऐसे ही चिल्ला दिया, फिर वो बेटा नाराज़ हो गया, वो एक छोटा सा क्राइम करता है, उस छोटे से क्राइम की वजह से एक व्यक्ति की जॉब चली जाती है, वो व्यक्ति रास्ते पर आ जाता है, मजबूरी आ जाती है एंड थिंग्स लाइक, और धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो मर्डर तक पहुंच जाती हैं। तो जो हम देख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। हम खाना खाते हैं, हम डाइजेशन को देखते नहीं हैं, लेकिन डाइजेशन होता है, इज़न्ट इट? इट्स समथिंग लाइक दैट। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो शैम्बल्स में है। शैम्बल्स यानी कि एक प्रकार से खंडेर में है। आपको पता है कि कितने सारे केसेस हमारे देश में पेंडिंग है। विकास दुबे का जो केस था, लेटेस्ट केस, उसमें देखिए कि कैसे इस विकास दुबे ने पुलिस के साथ एक गन फाइट हुई, कुछ पुलिस वाले मारे गए, फिर ये दूसरे स्टेट में भाग गया, उसको पकड़ा गया, पकड़ कर लेकर आ रहे थे, और जब वो पकड़ा गया तब मीडिया में ये भी नाम था कि कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं इस विकास दुबे के साथ जुड़े हुए हैं, शायद पॉलिटिशियंस, शायद ब्यूरोक्रेट्स, राइट। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सामने आ रहे थे उस टाइम पर, लेकिन फिर इसको फटाफट मार दिया गया, एनकाउंटर किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने तो ये भी बताया कि ये एनकाउंटर भी इस प्रकार से किया गया कि अब तो सरकार सोच भी नहीं रही है कि कोई स्टोरी के ऊपर मानेगा नहीं मानेगा, हु केयर्स, इसको मार डालो। फिर एक और चीज़, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जुड़ी हुई है। एंटी सिटीजनशिप एक्ट के जो प्रोटेस्ट थे, तो उसमें नेम एंड शेम के जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था, तो उनका नाम, उनका फ़ोटो, पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो चौराहे हैं वहाँ पर लगाई थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर लगाई थी। अब ये सारी चीज़ें कोर्ट में कन्विक्शन से पहले लगाई गई थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैसे एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे हैं, एक्सपांड होते जा रहे हैं। ये वाला जो हाथरस का केस है उसमें पुलिस स्टार्टिंग में केस रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं थे, और अब जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो 19 केसेस अलग अलग लोगों के खिलाफ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ पुलिस ने फाइल कर दिए हैं। सिंगल केस फाइल करने के लिए तैयार नहीं थी जो पुलिस, वो अब 19 केसेस फाइल कर चुकी हैं। क्राइम इन इंडिया डेटा फॉर 2019 को अगर आप देखें तो पुलिस फटाफट सुपर एफिशिएंट तरीके से केस को कोर्ट तक पहुंचा देती है, लेकिन कोर्ट में चीज़ें जो हैं वो सुपर स्लो हो जाती हैं, और इसकी वजह से जो नेचुरल टाइम गैप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इंसिडेंट हुआ था लेट्स से 2012 में, न्याय कब मिला 2019 में या फिर 20 में। तो ऐसी सिचुएशन 8 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल भी हमारे देश में कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है। तो जिन जगहों पर जजेस जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं, जहाँ पर उनका ग्राउंड उनसे छूट रहा है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है उनका कंट्रोल बढ़ रहा है। दिस इज़ द सिचुएशन इन आवर कंट्री, टू बी ऑनेस्ट। अप्रोचिंग द मिस इन्फॉर्मेशन स्टॉर्म, ये आर्टिकल जो है इसमें राइटर कहता है कि कैसे वो यूएसए में पढ़ाई के लिए गए थे, न्यूयॉर्क जो राज्य हैं वहाँ पर गए थे, और वहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए थे। तो उस टाइम पर न्यूज़पेपर्स जो हैं यूएसए में वो लोकल न्यूज़पेपर्स ही मिलते थे, और उन लोकल न्यूज़पेपर्स में लोकल न्यूज़ के अलावा कुछ नहीं मिलता था। कैन यू बिलीव इट कि नेशनल न्यूज़ भी नहीं थे उसमें, इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं थे, राइट। सिर्फ वहाँ का जो लोकल एरिया, लोकल न्यूज़ ही कवर होते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर इनके पिताजी जो हैं उन्होंने उस टाइम पर जब द हिंदू का सब्सक्रिप्शन करवा दिया था, तो उनको पोस्ट में द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता था, तो एक एनवॉलप में पूरा पेपर फोल्ड होकर आ जाए, इतना ही बस पेपर था, रफली स्पीकिंग, राइट। तो ऐसा न्यूज़पेपर उनको मिलता था, लेकिन इस न्यूज़पेपर से उनको दुनिया और देश की, मीन्स यूएसए की, भारत की और अलग अलग जगहों की खबरें जो हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मिल जाती थी। तो ये 1980s की बात है। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ चुके हैं आज, और इंटरनेट के टाइम पर तो यही लगता है कि आज तो इंटरनेट जो है वो एक प्रकार से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब इक्वल हैं, इज़न्ट इट। तो इंटरनेट के ज़माने पर हमें ये लगा कि अब तो जैसे हमारे देश में मल्टीलिंगुअल जो न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे देश में जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, राजकोट सिटी का एक न्यूज़पेपर, फिर
दिल्ली का लोकल न्यूज़पेपर हो सकता है, दिल्ली के अलग अलग एरिया के न्यूज़पेपर हो सकते हैं, चेन्नई का लोकल न्यूज़पेपर। तो ऐसे लोकल न्यूज़पेपर्स जो हैं वो लोकल ख़बरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर कम फोकस रहता है उनका, लेकिन थोड़ी बहुत तो कवर करते हैं। लेकिन एक वक्त था जब न्यूयॉर्क में इस प्रकार के या फिर यूएसए में ऐसा ट्रेंड चल रहा था। एनीवे, तो अब हमारे पास इंटरनेट है तो हमें यह लगता है कि अब तो चीज़ें और ज़्यादा डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, कि हमें राइट सोर्स से इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, जो भी टॉपिक चाहिए उसके ऊपर राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट द थिंग इज़ कि इंटरनेट के आने से ये चीज़ और गलत साबित हुई है। इंटरनेट की वजह से या फिर इंटरनेट के ऊपर, आई एम नॉट सेइंग इंटरनेट की वजह से, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस के मॉडल ऐसे हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो ना तो ये जर्नलिस्टिक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई भी कभी भी कुछ भी लिख सकता है। दुनिया का कोई भी जो व्यक्ति जो जिनका सिर्फ सोशल मीडिया में अकाउंट है वो एक राइटर अपने आप को मानने लगता है, और वो राइटर के तौर पर किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना राइट कुछ भी कह सकता है। आप गलत हैं, आप सही हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, कुछ भी। ये जो कुछ भी लिखने की जो एक वो जो हैं मीन्स ये जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, अब हमें इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। द रीज़न इस यहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट के बिना, विदाउट एनी ट्रूथ आप कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी, तो दिस इज़ ऑल बकवास। ये फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो इसमें बहुत सारी फेक चीज़ें, बहुत सारी ऐसी कस्टमाइज्ड चीज़ें जो आपके दिमाग में उस प्रकार के सीड्स डालने हैं, जो चीज़ें वो चाहेंगे ऐसा आपको टाइम बिंग के लिए उस जोन में लेकर चले जाएंगे। और हर कोई ओपिनियन दे रहा है, सारे लोग ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि उनके ये ओपिनियन है। ऐसा लग रहा है कि वो तो अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, बट दे आर गिविंग देयर ओपिनियन। मोस्ट अमेरिकन्स नाउ गेट देयर न्यूज़ फ्रॉम डबियस इंटरनेट सोर्सेस। अमेरिका में तो ये हालत ख़राब हो चुकी है कि लोग जो हैं वो ऐसे इंटरनेट के डबियस सोर्सेस में से न्यूज़ पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आप कोई फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी अमेज़ोन एक्सेट्रा उसमें जाते हैं और कोई चीज़ देखते हैं, आपको कोई घड़ी पसंद आ गई, कुछ चीज़ पसंद आ गई, तो आप सर्फिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप हिंदू न्यूज़पेपर की वेबसाइट खोलिए, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट खोलिए, राइट। तो इंटरनेट में क्या होगा कि आपको वो दिखाई देगा, वो आपको घड़ियाँ बार बार दिखाएंगे ताकि आपके दिमाग में वो एक चीज़ें जो हैं वो फ्रेश रहें, एल्गोरिथम्स जिसको कहते हैं। तो ये एल्गोरिथम्स, अगर आपने बीजेपी का वेब पेज देखा या फिर कांग्रेस का देखा या फिर XYZ पॉलिटिकल पार्टी का देखा, तो फिर वो आपको उसी प्रकार के न्यूज़, उसी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो दिखाते रहेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ओपिनियन को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमें इसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्लियर चीज़ें डिज़ाइन करनी होगी। यूएसए में अब ये सारी चीज़ें शायद लेट हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। फेसबुक ने अभी एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, एक प्रकार से फेसबुक की खुद की सुप्रीम कोर्ट, फेसबुक की इंटरनल सुप्रीम कोर्ट, राइट, यू कैन से, कि फेसबुक के सारे कार्यों के ऊपर नज़र रखेगी। लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनका मेन बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, लोगों का ओपिनियन जो है वो चलता रहे, लोग चीज़ों को शेयर करते रहें, और जो भी कर रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में करते रहें और इंटेंसिटी से करें। इन सारी चीज़ों से ही ये प्लेटफॉर्म्स चलते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, दिस आर फ्यू न्यूज़ आइटम्स, राइट। PDF को डाउनलोड करने के बाद आप इनको देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आई एम सॉरी कि कल मैं लेक्चर नहीं ले पाया, मैंने टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दिया था। तो अगर आप मुझे मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगी। बस ज्वाइन करना है, इट्स फ्री, इसका कोई कॉस्ट और ऐसी चीज़ नहीं है। बट लेटेस्ट जो इस प्रकार के नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ भी मुझे कहना है आपको, तो दिस इज़ अ थिंग थ्रू विच आई कैन डायरेक्टली रीच आउट टू 18-19,000 स्टूडेंट्स इन वन शॉट। तो दिस इज़ मच ईजियर फॉर मी। और अगर आपको कुछ लिखना है तो आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.